हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले कि जो भी बच्चे भीख मांगते हैं उनका बायोमेट्रिक डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा। तो डीएनए की जांच होगी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की तस्करी की जाती है या उनको अगवा करके बाद में उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो अब इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है, खासकर पंजाब में, कि अगर कोई बच्चा किसी वयस्क व्यक्ति के साथ भीख मांगता हुआ पाया गया तो उन दोनों को पकड़कर पहले उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। अगर डीएनए टेस्ट मैच नहीं करता है तो व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और भी चीजें हैं जो यहाँ पर ऐड ऑन होने वाली है। तो यहाँ पर हम सब समझेंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार की चीजों को किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, बच्चों के अधिकार क्या है, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या क्या प्रावधान भारत में किए गए हैं, कौन कौन सी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हमें करना पड़ता है, वो सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए क्या लिखा है। सड़क पर भीख मांग रहे हैं भिखारियों की होगी डीएनए की जांच। तो भिखारियों में से बच्चों की नहीं, उनके साथ जितने लोग भी होंगे जो भीख मांग रहे होंगे। आप कई बार देखते होंगे, एक महिला है, एक बच्चे को गोद में लिए है, दूसरा चल रहा है, चोट लगी है, पट्टी बांध रखी है, और भी प्रकार की चीजें हैं, और भीख मांगते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें वो बच्चा उसका होता ही नहीं है, या उसको कहीं से अगवा करके लाया गया होता है, या किसी और का होता है। कोई भी रीजन हो सकता है। इवन जो पट्टी वगैरह बंधी होती है कि चोट लग गई है और इलाज के लिए पैसे चाहिए, कई बार उनको इलाज की जरूरत भी नहीं होती। इन सब पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपने पहले जो है इंदौर में पढ़ा होगा कि इंदौर में जो है, खासकर एमपी में, जो बड़े बड़े मंदिर है वहां पर कोई व्यक्ति अगर जो है भीख मांगता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले तो ये आया था, उसके बाद बोला गया कि अगर कोई भीख देता भी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि भीख मांगने वाले भी अपराधी है और देने वाले भी। ये सारा वहां पर प्रयास किया गया था। और उसी उससे थोड़ा सा मिलता जुलता कह सकते हो आप इसको। क्या लिखा है। पंजाब सरकार ने सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोला है कि अब हम सबकी डीएनए की जांच करवाएंगे। इसका उद्देश्य यही है कि बाल तस्करी, अगर कोई बच्चे को यहाँ से वहां तस्कर करके या तस्करी करके लाया होगा तो जानकारी मिल जाएगी उसकी। इसके साथ शोषण और फर्जी अभिभावकता पूर्वक रोकना, मतलब जो फर्जी अभिभावक बन जाते हैं ना कि ये मेरे ही बच्चे हैं जिनको मैं लेकर घूम रही हूँ। अब सोचो, कोई अगर 1-1.5 साल का बच्चा है, उससे छोटा है, उसको अगवा करके जो है किसी भी प्रकार का शोषण किया जा रहा है और उसको बाद में भीख मंगवाने के लिए बाध्य किया गया, तो उस बच्चे को तो वैसे भी याद नहीं रहेगा कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो पंजाब में एक परियोजना है, जीवन ज्योति परियोजना, उसको दोबारा से लॉन्च किया गया। उसका नाम रखा गया है 2। इस परियोजना के तहत ही सभी जिलों को जो है भिखारी मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये परियोजना पहले भी आई थी। ये संबंधित है बुजुर्गों से या बच्चों से, या जो भी शोषित वर्ग होते हैं, सड़कों पर रहते हैं, तो उन सबको इंक्लूड करता है। और उसमें एक नया पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया है। पहल की घोषणा के बारे में बात करते हैं तो सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर है, इन्होंने आदेश को लागू किया है। जो भी चीजें हैं यहाँ पर जांच होगी, डीएनए की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा, रिजल्ट्स वगैरह भी मतलब बताए जाएंगे। और भी चीजें हैं हम यहाँ पर देख लेंगे वन बाय वन। अब बात करते हैं कि डीएनए की जांच कब और क्यों। यदि कोई बच्चा किसी वयस्क के साथ, मतलब जो बताया आपको, वयस्क के साथ भीख मांगता हुआ दिखाई देगा, उन दोनों को ले जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, और रिजल्ट यहाँ पर अगर विपरीत आते हैं तो बच्चे को जो है बाल कल्याण समिति की देखरेख में रखा जाएगा, जो उसके आगे का जो है ख्याल रखेगी। बाकी सरकार अपना देख लेगी किसके साथ क्या करना है। ओके। अगर यहाँ पर बताएं डीएनए नहीं मैच करेगा तो वयस्क और बच्चे में कोई जैविक संबंध नहीं है तो वयस्क पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी कि तुम्हें ये बच्चा कहाँ से मिला, अगर तुम्हारा बच्चा नहीं है। देखो, अब इससे होगा ये कि हो सकता है कि कानूनी कार्यवाही से जितने, मतलब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको सच में उनके माता पिता के पास वापस भेजा जा सके, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे होगा ये कि बाल तस्करी पर हम कंट्रोल कर पाएंगे, बाल श्रम निषेध भी हो जाएगा। बाल तस्कर्स को यह होगा कि हम इससे भीख नहीं मंगवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भीख मांगता कहीं पर दिखेगा तो क्या किया जाएगा, पकड़ कर इसका डीएनए टेस्ट कर देंगे और पता चलेगा जिसके साथ घूम रहा है उसका बच्चा है ही नहीं, तो वैसे भी सरकार वापस ले जाएगी। तो बाल तस्करी करने का जो भी चीजें हैं वो बंद हो जाएंगी, काफी हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा अधिक जो है काम वगैरह जो करवाते हैं वो तो नहीं पॉसिबल है कि कम कर पाएंगे। बहुत सारे गुप्त रूप से ऐसे कारखाने होते हैं जहाँ बच्चों से श्रम कराया जाता है और बहुत खतरनाक काम करवाए जाते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ओके। अब बात करते हैं बाल कल्याण समितियों की भूमिका के बारे में। तो हर जिले की बाल कल्याण समिति उन मामलों की पहचान करेगी जहां बच्चा संदिग्ध परिस्थिति में है, भीख मांगने को मजबूर है, या वयस्क बच्चा संबंध संदिग्ध हो, वहां पर जो है इस प्रकार की समितियां काम करेंगी और सरकार को जो है नोटिफिकेशन देंगी, या जो भी यहाँ पर प्रक्रिया अपनाई गई है उसके तहत यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी। अब बात करते हैं जीवन ज्योति 2 परियोजना के बारे में कि क्या है। तो पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई ये परियोजना है जो वंचित
शोषित और जो है कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है। और इसी में अब बच्चों को भी इंक्लूड कर दिया गया है कि बच्चे वगैरह भीख मांगते हैं, बुजुर्गों के पुनर्वास को भी इसमें जो है इंक्लूड किया गया। तो बहुत एक तरीके से कल्याणकारी टाइप की योजना है। जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनका शोषण हो रहा, सबको यहाँ पर कवर किया जा रहा है। कानूनी अधिकार की बात करते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 2015 का है। इसके तहत बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य की होती है। तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी, इसीलिए सरकार जो इस प्रकार की परियोजनाएं लेकर के आ रही है वो इस एक्ट से संबंधित हम कह सकते हैं या है। बाल तस्करी, शोषण या अवैध गोद लेने के मामले में पोक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा और जेजे एक्ट सब यहाँ पे लागू किए जा सकते हैं। ये कई बार होता है, देखो बाल तस्करी जो होती है, कई बार आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर महिला सो रही थी, उसका छोटा सा बच्चा 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का बच्चा जो है किसी ने अगवा कर लिया। अब उतने छोटे बच्चे से क्या करेंगे? तो कई जो है अवैध प्रकार से जो गोद लेने वाली चीजें होती है वो भी यहाँ पर होता है कि बच्चे को जो अगवा करके बेच दिया। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि झारखंड की बहुत सारी लड़कियां जो छोटी छोटी हैं, मान लो अब 18 है, 19 है, 20 साल, उनको नौकरी का झांसा देकर के दिल्ली और मुंबई और बड़े बड़े शहरों में ले जाया जाता है। बाद में उनको जो है घर पे जबरदस्ती बंधक के रूप में काम करवाया जाता है, या कहीं पर भी जो है काम करवाया जाता है जबरदस्ती। 1-2 महीने स्टार्टिंग में तो पैसे घर वालों को भेजे जाते हैं, बाद में पैसे भी नहीं भेजे गए थे। और ऐसी ऐसी जो है चीजें निकल करके आई थी कि लड़की को जो है 2-3 दिन तक खाना नहीं दिया गया, बेल्ट से मारा गया, बांध के, मतलब इस प्रकार की जो है क्रूर घटनाएं होती हैं। इसको भी यहाँ पर बंद करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार अलग अलग प्रकार के सरकारों के द्वारा। अब बात करते हैं समस्या की गंभीरता कि कितने बच्चे हैं। तो भारत में करीब 3 लाख से अधिक। हमें पता है जो भी ये डेटा होता है वो कभी भी सच नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पे जाकर रियलिटी चेक करेंगे तो ये 3 लाख का 3 करोड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बच्चे जो है भीख मांगते आपको नजर आएंगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अनुसार ये जो है डेटा जारी किया गया है। बाल तस्करी, अपराध और गिरोहों के शिकार हुए बच्चे सारे यहाँ पर होते हैं। अब नैतिक और संवैधानिक दायित्व क्या है? तो आर्टिकल 21 जो हमें जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, वो सबका है। तो उसमें बच्चों के भी अधिकार सम्मिलित हो जाते हैं। इसके अलावा राज्य का ये कर्तव्य बनता है, हमने देखा है, हमने पढ़ा भी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का है, वो बोलता है कि राज्य सरकार का दायित्व है कि बच्चों की देख रेख करे, बच्चों का ख्याल रखे। तो यहाँ पर जो है शोषण से बचाना, शिक्षा, सुरक्षा और पुनर्वास का अवसर प्रदान करना, ये सब किसका काम हो जाता है? ये सारा हो जाता है किसका? राज्य सरकार का। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है चुनौतियां और बहस योग्य प्रश्न क्या है, इस प्रकार की चीजें अगर की जा रही है तो वही सबसे पहले तो डीएनए टेस्ट को लेकर बोलेंगे। भाई गोपनीयता का हनन, उस बच्चे का जीवन बर्बाद हो रहा है और यहाँ पे गोपनीयता का तो क्या है? डीएनए जांच व्यक्तिगत निजता के अधिकार जो है हमारा आर्टिकल जो ये है राइट टू प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट का है वर्डिक्ट इन पुट्टास्वामी जो है केस 2017 से जुड़ा हुआ है। क्या ये जो है अनुमति के बिना हो सकता है? तो मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। जब किसी का जीवन इतना खराब है, वहां पर गोपनीयता की बात करना अपने आप में गलत हो जाएगा। वास्तविक अभिभावकों को परेशानी हो सकती है। तो कुछ मामले में गरीबी के कारण माता पिता बच्चे से भीख मंगवाते हैं। ऐसे में सजा देने की बजाय सुधारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रश्न ये है कि हो सकता है जो बच्चा वो लेकर भीख मांग रहे वो बच्चा सच में उसका हो, फिर क्या होगा? फिर आप क्या करें? क्योंकि बच्चे का शोषण तो हो रहा है, बच्चे से भीख वहां पे मंगवाई जा रही है, फिर आप क्या करेंगे? हमने देखा यहाँ पे लिखा है गरीबी के कारण कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि अपने साथ बच्चों को भी भीख मंगवाते हैं। सिर्फ जो है वयस्क लोग ही तो भीख नहीं मांगते हैं ना यहाँ पर। तो इस पर प्रश्न उठाया जा रहा है। लॉजिस्टिक और वित्तीय बोल तो डीएनए जांच महंगी होती है, हर जिले में इसकी व्यवस्था करना, निगरानी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और अंतर विभागीय समन्वय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय, पुलिस, चिकित्सा, बाल कल्याण संस्थानों के बीच समन्वय की कमी है। अब एक जो है विभाग से तो काम चलेगा नहीं, आपका सारे विभाग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इनमें समन्वय ही नहीं है तो करेंगे कैसे इस चीज को? ये प्रश्न यहाँ पर उठाया गया। अब बात करते हैं जो ये सारी चीजें देखता है एनसीपीसीआर। बहुत सारे मामले हैं, जैसे कोरोना के समय जो बच्चे अनाथ हुए थे उनको जो है उनके लिए जो योजनाएं लागू करना या उनके कल्याण के लिए काम करना, ये सारा एनसीपीसीआर ने किया। तो बच्चों संबंधित जितनी भी चीजें हमारे यहाँ पर होती हैं वो सारा यही हैंडल करता। तो क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में ये अधिनियम आया था और 2007 में इसको जो है पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। याद रखना, ठीक है। इसका दायित्व है भारत में सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें और नीतिगत सुझाव देने के लिए इसको बनाया गया है। भीख मांगने वाले बच्चों की जो है पहचान करना, पुनर्वास करना और बचपन बचाओ जैसे रिपोर्ट्स में यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। अब बात करते हैं, आयोग का कहना है कि बच्चों का सड़क पर होना ही संकेत है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है। जाहिर सी बात है, भले ही भीख ना मांग रहा हो, बैठा हो, अगर
कोई खो गया है, कोई बच्चा खो गया, अगर बैठा हुआ है, वो 4 घंटे से बैठा है, 2 दिन से वहीं पर सड़क पर पड़ा हुआ है, इसका मतलब उसके अधिकारों का हनन हुआ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी बच्चा, अब कई बार आप देखते हो सड़कों पर बच्चे भीख नहीं मांग रहे होते, वो कुछ बेच रहे होते हैं, आपको पेन, पेंसिल, चिप्स, कुरकुरे, जो भी प्रकार की चीजें हैं वो सड़कों पर बेच रहे हैं, गाड़ियों में जा जाकर, गाड़ियों को रोक रोक कर, तो वो भी उनके अधिकारों का हनन ही तो है। वो उनको जो है, जैसे हमने पढ़ रखा है कि भाई राइट टू एजुकेशन एजुकेशन के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अगर कोई बच्चा जो है 7 साल का, 8 साल का है, वो सड़कों पर सामान बेच रहा है, तो उसके अधिकारों का हनन तो हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो भारत जो है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन 1989 का हस्ताक्षर करता है। अनुच्छेद 19 बोलता है कि बच्चों को हर प्रकार के शोषण से बचाना चाहिए। आर्टिकल 32 बोलता है कि आर्थिक शोषण और खतरनाक कार्यों से सुरक्षा ये बच्चों के लिए होना ही चाहिए। तो अगर भारत इस प्रकार के जो है ग्रुप्स का या इस प्रकार की चीजों का मेंबर है, तो सरकार के लिए, भारत के लिए जो है बाध्यता हो जाती है कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करें और उनके पुनर्वास या जो है पुनर्स्थापन के लिए यहाँ पर प्रयास करें। और प्रश्न हमारा यहाँ पर है, भारत में बालकों के संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित अधिनियम कौन कौन सा है? पहला है चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2006 और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009। ये आपको देख लेना है। बाकी एनसीपीसीआर के बारे में बता दूं तो जैसे बच्चों बाल विवाह वगैरह हो गया, बच्चों की तस्करी हो गई, बच्चों का शोषण हो गया, भीख मंगवाना, जितने भी बच्चों से संबंधित चीजें होती हैं वो सारा एनसीपीसीआर ही देखता है। तो कभी भी बच्चों के शोषण से संबंधित कुछ भी आए तो बिना झंझट के या बिना कंफ्यूजन के आप जो है एनसीपीसीआर को मार्क कर सकते हो। अब हम बता देते हैं कि संस्कृति या साथ के लिए जो है जुलाई का मेगा ऑफर यहाँ पर लेकर के जो 17 से स्टार्ट हो चुका है, 21 तक रहने वाला है। ISGS का फाउंडेशन कोर्स आपको यहाँ पर प्री प्लेसमेंट्स जो भी हमारे हैं इन पे जो है 60% से अधिक का डिस्काउंट चल रहा है। तो जीएस का प्री प्लस मेंस का बैच आपको 50,000 में, सीसेट के साथ 55,000 में, और सिर्फ अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो ये 40,000 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस के बारे में। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का इंटीग्रेटेड कोर्स आपको 40,000 में मिलेगा, EMI की सुविधा अवेलेबल है। पीसीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है यूपीपीसीएस का, वो आपको यहाँ पर 30,000 में मिल जाएगा। प्रीलिम्स का एग्जाम आपका आने वाला है यूपीपीसीएस का, तो यहाँ पर जीएस का बैच 11,000 में है। सीसेट के साथ ये बैच आपको जो है 15,000 में मिल जाएगा। बात करते हैं स्टेट पीसीएस फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। तो बीपीएससी का है, एमपीपीएससी है, राजस्थान का है। इसके अलावा 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए यहाँ टारगेट बैच स्टार्ट किया जा चुका है। 70 दिनों का है, फीस 4500 रुपीज है, और इस पर जो है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको जो है फ्री में मिल जाएंगी। जितने भी बैच आप देख रहे हो सब में 75% से अधिक का डिस्काउंट मिलेगा। प्रिंटेड नोट्स के साथ कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे 12,999 है, पीडीएफ का 10,000 रुपये में है, और बीपीएससी का एक मेंस का बैच सेपरेट अवेलेबल है, वो है 7,500 रुपये में। बात करते हैं लास्ट हमारा है ऑप्शनल कोर्सेज। तो नए बैच हमारे कुछ स्टार्ट हुए हैं। ज्योग्राफी का 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ, सुबह 8 बजे, फीस है 25,000 रुपये। इसके अलावा हिस्ट्री का बैच हमारा 31 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, 17,500 रुपये इसकी फीस रहने वाली। जितने बैच बताएं सबके लिए एक नंबर है 9555124124, या आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com वेबसाइट पर। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि इस पर जितने वीडियो है वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।